बच्चों हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स और आज एक नया चैप्टर शुरू करें जो है चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है वेव्स अर्थात तरंग। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर शांत पानी में हम पत्थर फेंक दें तो पानी की सतह पर एक हलचल उत्पन्न हो जाती है। रस्सी, तनी हुई रस्सी या जिस पर हम कपड़े सुखाते हैं उस रस्सी को भी आप हल्का सा मूवमेंट देंगे तो उसमें भी एक हलचल उत्पन्न हो जाती है। तो ये बच्चों क्या होते हैं, ये एक प्रकार का विक्षोभ होता है जिसे हम तरंग का नाम देते हैं। तो इस चैप्टर में बच्चों हम तरंग के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे और इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे और इस पर आधारित घटनाओं का भी जिक्र करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से भी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो इस चैप्टर में आपके काम आने वाले हैं। तो बच्चों कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए। हम आज जानते हैं तरंग के परिचय के बारे में भाग फर्स्ट के अंदर। और इस चैप्टर की बच्चों खास बात यह है, इसमें आप हर प्रकार की तरंग पढ़ेंगे, चाहे वो प्रगामी तरंग है, चाहे वो अप्रगामी तरंग है, चाहे वो ध्वनि तरंग है। और इन पर आधारित जो घटनाएं हैं, व्यतिकरण है, विस्पंद है और अप्रगामी तरंगों का जो संचरण है जो परिबद्ध सीमा के अंदर, और साथ में ध्वनि का डॉपलर प्रभाव है, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तरंग जो होती है बच्चों, ये क्या है? ये एक प्रकार का विक्षोभ होती है जो किसी भी एक माध्यम में होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पानी में हमने पत्थर डाल दिया तो एक हलचल उत्पन्न हो गई। वो हलचल क्या है? वो विक्षोभ है या हलचल जो अपना रूप बदले बिना क्या होती है, एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता जाता है और इसे हम बच्चों कहते हैं तरंग। ठीक है, तरंग क्या है? एक विक्षोभ है जो बिना अपना आकार बदले निश्चित वेग से आगे बढ़ता है, उसे हम कहते हैं तरंग। ऊर्जा संचरण की वह विधि जिसमें विक्षोभ माध्यम को प्रभावित करता हुआ बिना द्रव्य यानी पदार्थ खुद नहीं जाएगा उसके अंदर, बिना द्रव्य के स्थानांतरण के आगे बढ़ता है। ये ध्यान रखना, माध्यम को प्रभावित जरूर करेगा लेकिन खुद नहीं जाएगा, तो तरंग गति कहलाती है। ओके, फिर एक खास बात है इसमें कि तरंग में एक स्थान से दूसरे स्थान तक केवल एनर्जी ट्रांसफर होती है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, न कि द्रव्य का। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि द्रव्य स्वयं नहीं जाएगा, केवल एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। तरंग गति में माध्यम के जो कण होते हैं बच्चों, वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, वो अपना स्थान नहीं छोड़ते, द्रव्य का स्थानांतरण नहीं होता है। माध्यम में ऊर्जा और संवेग में परिवर्तन होता है क्योंकि ऊर्जा क्या होती है? ट्रांसफर होती है। और जो कणों की जो कला है बच्चों, वो लगातार नियत रूप से, सतत रूप से क्या होती है? परिवर्तित होती है। एग्जाम्पल, शांत पानी में हम पत्थर फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है? एक हलचल उत्पन्न हो जाती है। तरंगों के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले माध्यम की आवश्यकता के आधार पर हम बात करेंगे कि तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। तो माध्यम की आवश्यकता के आधार पर ये तरंग पहली है यांत्रिक या प्रत्यास्थ, मैकेनिकल या इलास्टिक वेव जिसे हम कहते हैं। वे तरंगे जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्वनि तरंग, हम जब बोलते हैं अगर माध्यम नहीं हो तो वहाँ हमारा साउंड सुनने को नहीं मिलेगा, ध्वनि तरंग होती है। एग्जाम्पल है तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंग है। एक खास बात यह है बच्ची, एक निश्चित दिशा में क्या होती हैं? संचरित होती हैं। और जब ये निश्चित दिशा में संचरित होती हैं तो इनमें बच्चों कुछ ऐसे केस होते हैं, आप देख रहे हैं लाइनें, कुछ लाइनें क्या है? ज़्यादा पास पास है, इनको हम कहते हैं संपीड़न। संपीड़न मतलब भीड़ ज़्यादा। और वेलन, यह है वेलन। एक तो होता है संपीड़न और ये जो स्पेस ज़्यादा है उसे कहते हैं वेलन, जगह ज़्यादा। ठीक है, संपीड़न और वेलन के अनुसार ये एक निश्चित क्रम में क्या होती हैं बच्चों? आगे बढ़ती हैं। यांत्रिक तरंगें बच्चों होती हैं दो प्रकार की, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। जैसे मैंने आपको बताया संपीड़न और वेलन की बात की, तो संपीड़न और वेलन के रूप में जो तरंग होती है बच्चों उसे हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और जिसमें माध्यम के कण होते हैं तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, दिशा में कंपन करते सीधा, तो उसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। एग्जाम्पल, वायु में संचरित ध्वनि तरंगे जो हम बोल रहे हैं, जल के अंदर वाले भाग में, जल की सतह पर नहीं, जल के अंदर वाले भाग में संचरित तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, सतह वाली अलग होती है। संपीड़न वाले स्थान का मतलब क्या है? भीड़ ज़्यादा होती है। भीड़ ज़्यादा तो घनत्व है और दाब क्या होगा बच्चों? अधिक होगा। संपीड़न को आप ऐसे समझिए कि बहुत सारी लाइनें पास पास है तो भीड़ ज़्यादा है, तो भीड़ ज़्यादा तो घनत्व और दाब का मान क्या होगा? अधिक होगा। और विलन का मतलब भीड़ बहुत कम है,
तो माध्यम का घनत्व और दाब क्या होगा, कम होगा। समझ गए आप। दूसरा प्रकार है अनुप्रस्थ तरंग का। अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है बच्चों, माध्यम के जो कण होते हैं ना, जैसे ये है, अब इसमें ऐसे कंपन है तो ये लंबवत कंपन होते हैं। तो इसमें तरंग संचरण की दिशा दी हो गई और उसके लंबवत कंपन करेंगे, दिशा सामने की ओर है और उसके लंबवत कंपन करते हैं, उसे हम कहते हैं बच्चों अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ओके। अनुप्रस्थ तरंग में ऊपर की ओर जो अधिकतम विस्थापन यानी ये जो चोटी वाला भाग है इसे कहते हैं सरंग, जैसे मोर का सरंग होता है ऊपर, ठीक है। और नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन को यानी ये वाला भाग इसे कहते हैं बच्चों गर्त कहते हैं, सरंग और गर्त। तो देखो आप ये हो गया सरंग, ये हो गया गर्त, ये हो गया सरंग। दो सरंगों के बीच की दूरी होती है उनकी तरंग दैर्घ्य, एक चक्कर होता है इनका लेमडा। एग्जाम्पल, तनी हुई डोरी में संचरित तरंगे और जल की पृष्ठ पर संचरित तरंगे जल के अंदर तो होती हैं अनुदैर्घ्य और उसकी सतह पर होती हैं कौन सी, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, क्लियर। ये हो गई यांत्रिक तरंगे। अब इसके बाद में है बच्चों विद्युत चुंबक की तरंगे, जो अपने 12th क्लास के कोर्स में भी है कि वे तरंगे जिनको संचरण के लिए बच्चों माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ओके, उन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक की तरंगे कहते हैं। निर्वात में गमन कर सकते हैं। निर्वात में इनका वेग प्रकाश के वेग c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। एग्जाम्पल, प्रकाश तरंग है, रेडियो तरंग है, अक्स किरणें हैं, गामा किरणें हैं, ठीक है, अवरक्त तरंगे हैं, पराबैंगनी तरंगे हैं, ठीक है, इनका स्पेक्ट्रम होता है ये आदि। तीसरा है बच्चों द्रव्य तरंगे, मैटर वेव्स। ये क्या होते हैं, गतिशील अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, उनसे संबद्ध, उनसे एसोसिएटेड, उनसे जुड़ी हुई तरंगे होती हैं, उनको कहते हैं द्रव्य तरंग कहते हैं। इलेक्ट्रॉन से संबद्ध जो द्रव्य तरंग होती हैं उनका उपयोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। ओके, उसके बाद में ऊर्जा संचरण के आधार पर बात करें तो ऊर्जा संचरण के आधार पर तरंग दो प्रकार की होती हैं, प्रगामी और अप्रगामी। प्रगामी प्रोग्रेसिव और ये स्टेशनरी है प्रगामी। तो वे तरंगे बच्चों जो निश्चित माध्यम के कण जिसके अंदर निश्चित वेग से क्या होती हैं, आगे बढ़ती हैं तथा जिनके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, प्रगामी तरंगे कहलाती है। भाई प्रोग्रेस हो रही है, ध्यान रखो आप, प्रोग्रेस हो रही है इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और जो माध्यम में आगे नहीं बढ़ती, जो किसी दो सीमाओं के बीच में बंधी होती हैं, माध्यम की दो सीमाओं के मध्य स्थिर रहती हैं, अप्रगामी तरंगे कहलाती हैं। इन तरंगों में ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता क्योंकि ये एक बाउंड्री के अंदर फिक्स होती हैं। जैसे ये बाउंड्री हो गई, अभी फिक्स हो गई यहाँ तक, ठीक है, ऐसे, तो ये अप्रगामी होगी, ठीक है। और प्रगामी क्या होगी, जिसमें ऊर्जा का ट्रांसफर आगे की ओर होता है, ठीक है। विमा किताब, विमा 1D 2D 3D। तो 1D होती है जिसमें केवल एक अक्ष होता है, ऊर्जा का ट्रांसफर वो होता है। एक विमीय जिसके अंदर एक तल पर होता है वो होता है। द्विविमीय जिसके अंदर मुक्त आकाश में होता है वो होता है त्रिविमीय तरंग होती हैं, ठीक है बच्चों। फिर प्रगाती तरंगे, कुछ और भी जो आपके हैं किताब में, ये वे तरंगे होती है जिनका वेग ध्वनि के वेग 332 मीटर प्रति सेकंड, इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, उनसे क्या होता है, अधिक होता है, प्रगाती तरंगे कहलाती हैं। ओके, शॉक वेव जिनको बोलते हैं आप। अल्ट्रासोनिक वेव होती है पराश्रव्य तरंगे, वे तरंगे जिनकी आवृत्ति ध्वनि की आवृत्ति से क्या होती है, अधिक होती है, पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। कुछ परिभाषाएं हालांकि पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ी थी, यहाँ भी उसको पढ़ लेते हैं दोबारा। आयाम क्या होता है बच्चों, ये आयाम होता है, ये आयाम है, ये मैक्सिमम सरल आवर्त गति कर रहे कण का साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन, ये साम्यावस्था है, इससे अधिकतम विस्थापन यहाँ तक है, उसको क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल माध्यम में उपस्थित किसी कण के द्वारा एक कंपन को पूरा करने में लगा समय, यानी ये कंपन हो गया पूरा, तो ये हो गया इसका आवर्तकाल कहलाता है। और आवर्ती माध्यम में उपस्थित किसी कण के द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या, ये ध्यान रखना, कंपनों की संख्या को कहते हैं आवर्ती। और आवर्ती होती है आवर्तकाल का उल्टा, मात्रक होता है इसका प्रति सेकंड या हर्ट्ज, या कंपन प्रति सेकंड भी आप इसे कह सकते हैं। तरंग दैर्घ्य माध्यम के किसी कण द्वारा एक कंपन को, जैसे ये हो गया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, या फिर ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, एक कंपन को पूरा करने में तरंग जितनी दूरी तय करती है एक चक्कर को पूरा करने में, वो क्या होगी, उसकी तरंग दैर्घ्य होगी। इसको हम लेमडा के साइन से डिनोट करते हैं, लेमडा कहते हैं, ठीक है, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग संख्या, तरंग संख्या क्या होती है बच्चों, एकांक लंबाई में उपस्थित, प्रति लंबाई में उपस्थित संख्या को, तरंगों की संख्या को हम तरंग संख्या कहते हैं कि प्रति लंबाई में तरंग कितनी है, वो क्या उनकी तरंग संख्या है। यू बार, ये तरंग संख्या का प्रतीक चिन्ह है, आपके बारी में काम आएगा ये, एक केवल एक टॉपिक के अंदर।
तरंग वेग, 1 सेकंड में तरंग द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। वेग क्या होती है? चाल बराबर दूरी बटा समय, इकाई समय में तय की गई दूरी उसकी चाल होती है। तो इसी प्रकार ये है कि निश्चित दिशा में 1 सेकंड में तय की गई दूरी को हम कहते हैं तरंग वेग। एक कंपन में कण के आवर्तकाल t में तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य लैम्डा के बराबर होती है। ये तरंग वेग का सूत्र है, v बराबर लैम्डा अपॉन टी, आगे काम आएगा। अगर t का मान 1 है तो तरंग दैर्ध्य बराबर होगी उसके वेग के। ये सूत्र ध्यान रखना आप इसका। आवर्ती हो गई 1 अपॉन n बराबर क्या है 1 अपॉन टी है, और हमें पता है t का मान, यहाँ से t का मान कितना होगा लैम्डा अपॉन v हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करते हैं इसको लैम्डा अपॉन v के अकॉर्डिंग। तो n बराबर t का मान ले आओ, यहाँ से कितना है लैम्डा अपॉन v, लैम्डा अपॉन v। तो v कहाँ जाएगा ऊपर, ठीक है, और बटा बच गया लैम्डा बराबर हो गया n, इसको क्रॉस कर दो तो v बराबर n लैम्डा। ओके, तो ये भी एक सूत्र है, ध्यान रखना इसका भी। ठोस में जो वेग होता है वो द्रव्य से ज़्यादा होता है और गैस में कम होता है, ठीक है। कला कोण की बात करें तो वह भौतिक राशि जो माध्य स्थिति से कंपित कण की, माध्य स्थिति से कंपित कण की, जैसे ये है तो ये कंपित कण की स्थिति की व्याख्या करती है, गति की व्याख्या करती है, उसे हम कला कोण कहते हैं। कलांतर, दो कलाओं के मध्य का अंतर, दो कंपित कण है उनकी अलग अलग कलाएं, जैसे मान लीजिए ये φ1 है, ये φ2 है, तो इनकी कलाओं में अंतर φ2 माइनस φ1 में अंतर हो जाएगा कलांतर। कोणीय आवर्ती, कला में समय के साथ जो परिवर्तन है उसकी दर को कहते हैं कोणीय आवर्ती, जिसका मान होता है ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। थीटा का मान कितना होता है 360 डिग्री के अकॉर्डिंग 2 पाई होता है, 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा, और आवर्ती होती है 1 अपॉन टी, तो ये हो जाएगा ओमेगा बराबर 2 पाई एन। ये दोनों सूत्र बारी में बहुत ज़्यादा काम आते हैं और यहाँ भी खूब काम में आ रहे हैं। पथांतर की बात करें, पथांतर होता है पथों का अंतर, रास्तों का अंतर है। तो दो कंपित कणों के साम्यावस्था से तय किए गए दूरियां पथ उनके के अंतर को हम कहते हैं पथांतर। संचय नियतांक मोस्ट है, एकांक दूरी पर स्थित, एकांक दूरी पर स्थित कणों की मध्य कलांतर, एकांक दूरी पर स्थित कणों की जो मध्य कलांतर है उसको हम कहते हैं संचरण नियतांक कहते हैं, और उसका दूसरा नाम है कोणीय तरंग संख्या कहते हैं। देखो ये सूत्र दिमाग में फिट करना आप, ये सीने में भी काम आएगा। के बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा और v बराबर होता है n लैम्डा। ओके, अब इस सूत्र से आप ये बना सकते हो लैम्डा बराबर 2 पाई अपॉन के। अब इसको सोल्व कर दीजिए आप, लैम्डा के हो गया ना, तो लैम्डा के लिए आप इसको ये बना सकते हो v n 2 पाई अपॉन के हो गया, और v बराबर आ जाएगा, ये क्या होता है 2 पाई n, 2 पाई n होता है आपके v बराबर ओमेगा अपॉन के। जैसे ये बच्चों देखो इसमें लैम्डा है, तो लैम्डा बराबर आप कर सकते हो v बटा n, तो v बटा n यहाँ ले आओ आप, तो v बटा n आ जाएगा, n जाएगा ऊपर, देखो यहाँ भेज दिया n गुणा में, ठीक है। अब n चला गया गुणा में, तो ये हो गया 2 पाई n, जो अभी मैंने आपको बताया था क्या होती है ओमेगा, ठीक है, और बटा में क्या है के। तो ये भी एक मोस्ट सूत्र है जिसमें न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है इसके अंदर, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे वो होती हैं जो हमारा कर्ण पटल है कान के अंदर, उस पर कोई ऐसा कंपन आए जो संवेदना उत्पन्न करे। भाई पर्दे का मतलब क्या है, कान में हमें कब सुनाई देता है, जब उसके ऊपर कोई संवेदना उत्पन्न होती है, यानी वो कुछ रियलाइज करता है। तो जिन तरंगों के कंपनों के द्वारा हमारा कर्ण पटल कंपित होता है तथा कंपन संकेत मस्तिष्क में संचित होकर हमें ध्वनि का आभास कराते हैं, ध्वनि तरंग कहलाती है। जिनके जो कंपन है उन कंपनों को कहते हैं जिनसे हम, जैसे किसी ने बोला तो उसके कंपन है तो वो हमारे कानों तक पहुंचते हैं और हमें सुनता है। वह आवर्ती प्रास जिससे मनुष्य को सुनाई देता है बच्चों क्या होती है, सर्व आवर्ती प्रास होती है, और इन तरंगों को कहते हैं सर्व तरंग। और ध्यान रखना सर्व आवर्ती प्रास जो होती है ना, वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000, 20,000 को 20 गुणा 1,000, 1,000 बोलते हैं किलो के, ठीक है ना। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज के मध्य होती है। सर्व आवर्ती से अधिक आवर्ती की तरंगों को बच्चों हम कहते हैं परासर्वे तरंगे। जैसे मच्छर है, चमगादड़ है, कुत्ता है, आपने सुना होगा कि इनके सुनने की क्षमता ज़्यादा होती है, सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इनकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा 1.66 सेंटीमीटर होती है। ये परासर्वे परास में शामिल होते हैं मच्छर, चमगादड़ और कुत्ता। सर्वे तरंगों से कम आवृत्ति की जो तरंगे होती है बच्चों वो होते हैं अवसर्वे तरंगे। जैसे भूकंप आ गया या समुद्र में तरंगे उत्पन्न हो रही हैं तो हमें
वो ध्वनि सुनाई नहीं देती है। तो सर्वे प्रयास से क्या बहुत कम आवर्ती की तरंगे हैं जिनको कहा जाता है अवसर्वे तरंगे। अब बच्चों बात करते हैं ध्वनि तरंगों के गुणों की। तो गुण देखिए, इसके संचरण के लिए बच्चों माध्यम की आवश्यकता होती है क्योंकि ये होती है यांत्रिक में अनुदैर्घ्य तरंग। इनकी प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं होता क्योंकि ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों का होता है, क्योंकि ये अनुदैर्घ्य प्रकृति होती है। ध्यान रखना, सीनियर क्लास में ये बात काम आएगी। ध्रुवण किन तरंगों का होता है, ध्वनि तरंगों का क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ध्वनि तरंगे होते हैं अनुदैर्घ्य और ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। और ध्वनि तरंग कौन सी प्रकृति की है, अनुदैर्घ्य की। ध्वनि तरंग जो होती है ना, वो प्रकाशीय घटनाएं, परावर्तन है, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, इन सब का क्या करते हैं, पालन करते हैं। इन तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने में समय लगता है तथा सामान्य ताप व दाब पर, अगली वीडियो में आपको इसको विस्तार से आपको बताएंगे कि इनका वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। वो कैसे होता है वो भी इस वीडियो में विस्तार से उसके बारे में समझेंगे। एक ये बच्चों ओनली आपकी नॉलेज के लिए कि एक संख्या होती है मैक नंबर। मैक नंबर होती है वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात, केवल आपकी नॉलेज के लिए। अगर मैक नंबर 1 है तो इसका मतलब वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल क्या होगी, बराबर होगी। और कितनी होगी, 332 मीटर प्रति सेकंड होगी। ध्वनि तरंग व प्रकाश तरंग में अंतर की बात करते हैं। चलो करते हैं। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है, यांत्रिक है। प्रकाश तरंग कौन सी है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये तरंग यहाँ बिंदु आएगा, इसे ही कर लेना आप। और ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है, इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ध्वनि तरंगों सघन माध्यम में क्या होती है, अधिक होती है, भीड़ भड़ाके हमें ज़्यादा लगती है और ये कम होती हैं। वेल माध्यम में ध्वनि तरंग बहुत खुला मैदान, आप चिल्ला रहे हो, कोई सुन नहीं रहा आपकी, तो वेल माध्यम में क्या होती है, कम होती है और इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती हैं। तो ये अंतर हो गया किसके अंदर, ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग के मध्य। प्रगामी तरंग के विस्थापन समीकरण की बात करते हैं कि यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर, प्रगामी तरंग क्या होते हैं, जिसमें ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, कि कण सरल आवर्त गति में कंपन करे, तो इस तरंग को बच्चों हम कहते हैं सरल आवर्त प्रगामी तरंग। जैसे हमें पता है y बराबर a sin ओमेगा टी, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि ये क्या होता है, तरंग के विस्थापन का समीकरण होता है। माना यह तरंग बिंदु a पर उत्पन्न होती है तथा दाईं ओर के कणों में एक के बाद एक संचित होती है आगे की ओर। बिंदु a से अक्ष दूरी पर कण d मान लेते हैं। v वेग से जब दूरी तय करेगी तो समय बराबर होता है दूरी बटा वेग, तो दूरी तो हो गई अक्ष, वेग हो गया v और d पर पहुंच जाएगी। t समय पर विस्थापन बिंदु d पर अक्ष बटा v, समय पूर्व a पर था। अब समीकरण 1 से जो t था उस t के स्थान पर आप कर दीजिए t माइनस अक्ष अपॉन v रख दीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा, y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस अक्ष v। पहले t पर थी, अब ये t माइनस अक्ष अपॉन v पर है, इतनी दूरी तय करने के बाद में। और ये बच्चों आप समीकरण समझ सकते हैं a से d की ओर। कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर कितनी है, 2 पाई अपॉन t है। तो यहाँ ओमेगा ना, ओमेगा तो हमने कर दिया 2 पाई अपॉन t कर दिया। अब जो सूत्र हमने अभी पढ़े थे वो यहाँ सारे काम आ जाएंगे। 2 पाई और जो कैपिटल टी था ना उसको अंदर कर दिया, देखो t और t, ठीक है, साथ में v था तो ये हो गया vt। अब vt हम जानते हैं बच्चों क्या होता है, लेमडा होता है, क्लियर। अब 2 पाई को अंदर ले लो, तो 2 पाई t अपॉन कैपिटल टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, ओके। अब ये बन गया, देखो अब आप सोचिए इसमें, ये 2 पाई अपॉन टी तो क्या होता है, ओमेगा, और 2 पाई अपॉन लेमडा क्या होता है, के। तो ये तो बन गया ओमेगा टी, ये हो जाएगा के एक्स। तो y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये बन गई मानक समीकरण। और ये जो आगे काम आने वाली है अगले वीडियो में, इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, व्यतिकरण है, विस्पंदन, उनके मानक समीकरण तैयार करेंगे, ठीक है, उनके आयामों के मान प्राप्त करेंगे। तो कोणीय आवर्ती इसके अंदर क्या है, ओमेगा और 2 पाई अपॉन टी है, कैपिटल टी है। के बच्चों क्या है, संचर नियतांक है जिसका मान है के बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा है। तो बच्चों ये a साइन ओमेगा टी प्लस अक्स, जब आप अक्स दिशा में जाते हो उस दिशा चेंज करते हो तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस के एक्स, और इधर जाते हो प्लस अक्स में तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स, ओके। समीकरण 2 से फिर से आगे टी अपॉन टी माइनस अक्स अपॉन लेमडा, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों फिर से। तो क्या करेंगे, लेमडा को बाहर निकालना है, ठीक है, तो लेमडा बाहर निकालेंगे, लेमडा कॉमन ले लिया तो लेमडा टी इसमें तो आ जाएगा भाई, क्योंकि कॉमन लेने मतलब भाग देना होता है। तो टी अपॉन टी में अपन लेमडा का भाग देंगे 1 अपॉन लेमडा का, तो लेमडा जाएगा ऊपर, तो लेमडा टी अपॉन टी माइनस यहाँ 1 अपॉन लेमडा कॉमन लोगे तो 1 अपॉन लेमडा से 1 अपॉन लेमडा कट जाएगा, तो ओनली अक्स बचेगा, ठीक है। अब 2 पाई अपॉन लेमडा और लेमडा अपॉन टी, दूरी बटा समय क्या होता है, वेग होता है, वी टी माइनस अक्स। और ये क्या होता है, ये भी क्या एक समीकरण है जो प्रगामी तरंग को व्यक्त करता है।
कला और कलांतर की बात करें बच्चों, तो कला और कलांतर के लिए सूत्र आपका तैयार है, v बराबर a साइन ओमेगा टी। आपने इसको आपस में चेंज कर रखा है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, सॉरी के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो कण की गति की कला होती है। पहला समीकरण a साइन के एक्स वन माइनस ओमेगा टी, ये कोई एक तरंग है उसका समीकरण है। और ये हो गया, क्योंकि मानक समीकरण अभी हमने बनाया प्रगामी तरंग के लिए, तो एक समीकरण एक तरंग का दिया हो गया a साइन के एक्स वन माइनस ओमेगा टी, दूसरी का हो जाएगा a साइन के एक्स टू माइनस ओमेगा टी। सॉल्व करते हैं, दोनों को सोल्व करते हैं माइनस के अंदर, या बीच में माइनस आएगा बच्चों यहाँ माइनस। तो देखो के एक्स वन माइनस एक्स टू, तुलना करते हैं ओनली डेल्टा फाई के पदों के लिए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओमेगा टी से कैंसिल हो जाएगा ओमेगा टी से। तो के एक्स वन माइनस के एक्स टू, तो के कॉमन आ गया एक्स वन माइनस एक्स टू, तो डेल्टा फाई के का मान क्या होता है 2 पाई अपॉन लेमडा, और एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स क्या है दूरी है, तो दूरी को हम बोलते हैं पथांतर डेल्टा एक्स, तो डेल्टा फाई कलांतर, तो 2 पाई अपॉन लेमडा और डेल्टा एक्स, तो आप इसे कह सकते हैं कलांतर 2 पाई अपॉन लेमडा, और ये हो गया पथांतर, ये पथांतर बच्चों। तो ये सूत्र दिमाग में फिट कर लीजिए, कई बार हमें ये नहीं पता होता कि कलांतर और पथांतर में संबंध क्या है और ये होते क्या है, तो ये सब जानकारी को आप आराम से सुनिए और समझिए। अब बच्चों तरंग की चाल, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति की बात करते हैं। जो देखते हैं, हमें पता है मानक समीकरण है y बराबर a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। के एक्स माइनस ओमेगा टी क्या होती है, कण की गति की कला होती है। और जो के एक्स माइनस ओमेगा टी है वो क्या है, नियत है। तो के अवकलन कर दिया डी एक्स अपॉन डी टी, माइनस इस टी का अवकलन करने क्या आएगा 1 बराबर 0। भाई यहाँ पर अवकलन करें दोनों पक्ष होगा, तो इसमें अक्ष का कर दिया अक्ष के सापेक्ष डी एक्स, सॉरी समय के सापेक्ष डी एक्स अपॉन डी टी, और टी का हो गया यहाँ पर 1। अब डी एक्स अपॉन डी टी, और इधर हो गया के, तो माइनस ओमेगा, इसको आप ले जाइए इधर ताकि हो जाए प्लस का प्लस ओमेगा। अब डी एक्स अपॉन डी टी, के को उधर भेज दो, ओमेगा अपॉन के। और डी एक्स अपॉन डी टी आप जानते हैं, जब विस्थापन का समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाते हैं। इसे हम कहते हैं तरंग की चाल, या आगे v बराबर ओमेगा अपॉन के, और ओमेगा बराबर आप जानते हैं 2 पाई एन, इसी वीडियो में पढ़ा है, और के बराबर होता है 2 पाई अपॉन लेमडा। तो दोनों मान इसमें रख दीजिए, सोल्व कर दीजिए, यह आ गया v बराबर एन लेमडा। हालांकि पहले भी हम पढ़ चुके हैं, यह आ गया आपके वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में संबंध। अब बच्चों किताब में एक एग्जाम्पल है 15.1 का, नीचे तरंग गति के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में यह बताइए कि क्या तरंग की गति अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य अथवा दोनों का संयोजन है। सो देखते हैं, किसी लंबी कुंडलित कमानी के एक सिरे को एक और विस्थापित करने पर उस कमानी की किसी विभंग ऐंठन की गति है, स्प्रिंग को खींचकर छोड़ना। कुंडलित कमानी में उत्पन्न ऐंठन संचित दिशा लंबवत कंपन होंगे, तो तरंग कैसी है, अनुप्रस्थ है। तरंग कैसे होते हैं, लंबवत कंपन करते हैं, तो उसमें कैसा जाएगा, अनुप्रस्थ। द्रव से भरे किसी सिलेंडर में इसके पिस्टन को आगे पीछे करके सिलेंडर में उत्पन्न तरंग, सिलेंडर का भरना इस प्रकार से एक दिशा में होगा, तो हो जाएगा अनुदैर्ध्य। जल की पृष्ठ पर चलती मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंगे, तो मोटर बोट से बच्चों क्या होते हैं, कंपन उत्पन्न होंगे और दोनों दिशाओं में वो घूमेंगे, तो उसमें अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंग होती हैं जल के अंदर। ठीक है, जल के अंदर तो अनुदैर्ध्य होती है, जल की सतह पर अनुप्रस्थ होती है। किसी कंपायमान क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा वायु में उत्पन्न पराश्रव्य तरंगे, वायु में तो पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे किससे होती हैं, ध्वनि से संबंधित होती हैं, तो ये कैसे हो जाएंगी, अनुदैर्ध्य प्रकृति की हो जाएंगी। अगला एग्जाम्पल है 15.2 का, किसी डोरी के अनुदिश गमन करती तरंग का विवरण इस प्रकार दिया गया है कि अक्ष टी 0.05, ये तो जाएगा आयाम, 80.0 अक्ष 3.0 टी। आपको इसमें निकालना क्या है, आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल, आवृत्ति। अक्ष बराबर 30.0 दूरी है, और समय टी पर 20 सेकंड पर तरंग का विस्थापन भी आपको ज्ञात करना है। चलो करते हैं, ये हमारा मानक समीकरण हो गया, क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले आयाम, तो आयाम तो देखो सीधा आ गया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तरंग संख्या, पहले निकालो के का मान, तो के होता है 2 पाई अपॉन लेमडा, ठीक है, तो 80 रेडियन प्रति मीटर, और लेमडा 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा 80, क्रॉस कर दीजिए आप, 2 पाई अपॉन 80, सोल्व कर दीजिए 0.0785 मीटर। के का मान तो हमने निकाला हुआ था ना, इसमें 80 का मान दे रखा आपको, ये के एक्स तो होता है ना, के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसे होता है। तो के का मान तो 80.0 हो गया ना, तो के का मान 80 रख दिया, तो यहाँ से हम लेमडा मान निकाल दिया, तो ये आ गया 7.85 सेंटीमीटर। और तरंग संख्या होगी, फिर कोणीय आवृत्ति ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई एन हो गया, इसको सोल्व कर दिया, ओमेगा दे रखा है ऑलरेडी 3 है, और फिर यहाँ से टी बराबर होता है 2 पाई बटा ओमेगा, भाई ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई बटा ओमेगा, ओमेगा मान कितना है 3 है, इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। आवृत्ति बात करें तो एन बराबर होता है 1 अपॉन टी,
और ये आपको पता है n बराबर 1/t का मान 2 पाई बटा ओमेगा ना, 2 पाई बटा ओमेगा, ओमेगा जाएगा ऊपर तो ओमेगा बटा 2 पाई, ओमेगा मान कितना है 3 है, बट्टा में 2 पाई, यह आ जाएगा 0.477 हर्ट्ज आ गया। ओके, अब दूरी है अक्स 30 सेमी, 0.3 मीटर, मीटर में चेंज कर लिया, 20 सेकंड है, तो यहाँ देखो 0.3 और 20 के संगत, तो हम क्या के अक्स का मान कर दिया 0.3 और टी का कर दिया 20, इसको हमने सोल्व किया, यह आ गया साइन माइनस 36 मीटर। इसको चेंज किया 12 पाई के अकॉर्डिंग, तो यह आ गया 96.31 डिग्री। और सारणी से मान देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया हमारे आंसर। अब इसमें थोड़ा सा ये आपकी कन्फ्यूजन हुआ है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, ये कैसे सॉल्व किया वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसे किया, इसको साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ओके, और 12 पाई माइनस 36 रेडियन, इसको चेंज करें डिग्री में, तो 180 बटा पाई से गुणा करेंगे, इसको गुणा किया तो ये मान आ गए, तो इतना सोल्व हो गया। फर्स्ट स्टेप तो ये आ गई। फिर साइन के अकॉर्डिंग कॉस 6.31 डिग्री, सारणी से मान देखिए और इनके मान प्राप्त कीजिए। अगर बच्चों ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपको सारणी वाले मान भी दिए जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किताब का क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। किसी अस्पताल में ऊतकों में ट्यूमरों का पता लगाने के लिए पराश्रव्य स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। उस ऊतक में ध्वनि में तरंग दैर्ध्य कितनी है जिसमें ध्वनि की चाल 1.7 किलोमीटर प्रति सेकंड है। स्कैनर की प्रचलन आवृत्ति 4.2 मेगाहर्ट्ज है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा है कि v का मान 1.7 है, किलोमीटर तो यहाँ कर दिया हमने किलोमीटर, 1 किलोमीटर होते हैं 1000 मीटर, 10 की घात 3 आ गया। n का मान 4.2 मेगा होता है 10 की पावर 6 हर्ट्ज में है, ठीक है। अब लेमडा v बराबर होता है n लेमडा, तो n को बट्टा में दो तो v बटा n हो गया, तो v का मान 1.7 गुणा 10 की पावर 3 और n हो गया 4.2 गुणा 10 की पावर 6, तो ये आ गया 4.0476 गुणा 10 की पावर 4 मीटर आ गया। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने तरंग से संबंधित जितने भी तरंगे हैं, खुद तरंगे हैं, उनकी परिभाषाएं हैं, उनके सूत्र हैं, उनको विस्तार से जाना है। अब जैसा कि इस वीडियो में आया था कि ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये किस प्रकार से ज्ञात किया गया उसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।